हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 17 जिसका नाम है विकास, संचार तथा पत्रकारिता, डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इस बारे में समझ पाएंगे कि विकास, संचार क्या होता है और पत्रकारिता क्या होता है और इनका क्या महत्व है। और अगर इस क्षेत्र में आप करियर बनाना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं तो कौन कौन से अवसर आपको मिल सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि संचार यानी कम्युनिकेशन क्या है। तो ये कम्युनिकेशन जो वर्ड है ये एक लैटिन भाषा से लिया गया है जिसमें उसे कम्युनिस कहते हैं। कम्युनिस जो है एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है सामान्य यानी कॉमन। कम्युनिस का मतलब कॉमन, और कॉमन का मतलब होता है हिंदी में अगर हम कहें तो सामान्य। तो हम जैसा कि जानते हैं कम्युनिकेशन है हमारा जो हम बातचीत करते हैं, है ना। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई मैसेज जो देना चाहता है वो उस तक पहुंच जाए। वो किसी भी तरीके का हो सकता है। आप किसी को बोल के भी समझा सकते हैं, किसी को इशारे करके भी समझा सकते हैं, है ना। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, हम रोज़ इसका प्रयोग करते हैं, यानी हम रोज़ कम्युनिकेट करते हैं, हम रोज़ संचार करते हैं। तो जैसा कि आप देखते हो आजकल टीवी, रेडियो और जो न्यूज़पेपर आते हैं, अखबार आते हैं, है ना, उसमें बहुत सारी जानकारी दी जाती है लेकिन बोला कुछ भी नहीं जाता, यानी वो एक लिखा हुआ मैसेज है। जैसे टीवी में अगर आप देखो तो बोलते हैं, यानी टीवी जब आप ऑन करते हो तो वहाँ पे आपको न्यूज़ मिलती है, बोलता है एक व्यक्ति और हम सुनते हैं। वहीं अखबार में क्या होता है कि कोई बोलता नहीं है, वो केवल लिखा होता है और जो पढ़ा लिखा इंसान है वो उसे पढ़ के समझ सकता है। यानी जो मेन उद्देश्य है संचार का वो ये है कि जिसको हम मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं वो उसे मिल जाए। ठीक है। तो संचार शब्द का तात्पर्य जो होता है वो सूचना देने वाले संचारक, यानी जो मैसेज पहुंचाना चाहता है जिसको हम सेंडर भी कहते हैं, और सूचना ग्रहण करने वाले प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता से मतलब रिसीवर, है ना। यानी मैं अगर आपको कोई मैसेज दे रही हूँ तो मैं सेंडर हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, और आप क्योंकि वो मैसेज सुन रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं तो आप रिसीवर हैं, है ना। तो रिसीवर और सेंडर के बीच में जब समझ होगी तभी एक संचार होगा। यानी जैसे आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है और मैं आपको इंग्लिश में मैसेज दे रही हूँ, ठीक है, तो आप उस मैसेज को समझ नहीं पाएंगे। यानी मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हैं, लेकिन मैंने मैसेज ही इस तरीके का भेजा कि वो एक समझ नहीं पैदा हो पा रही है, यानी आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये जो है हमारा उद्देश्य यहाँ पे फेल हो जाएगा, यानी संचार जो है हमारा नहीं होगा मैसेज का। तो इसीलिए बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जो संचार के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम संचार की परिभाषा पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आ सकता है कि संचार शब्द से आप क्या समझते हैं या संचार क्या होता है। तो आपको इसका जवाब देना है, कोई भी दो में से एक परिभाषा आप दे सकते हैं। तो पहली परिभाषा है लिखित, मौखिक या सांकेतिक विचारों या जानकारी को दूसरे तक पहुंचाना या बांटना संचार कहलाता है। यानी चाहे आप लिखें, चाहे आप बोलें, चाहे आप संकेत दें या इशारे करें, तो वो तीन तरीकों से जो जानकारी आप एक से दूसरे को पहुंचाते हैं उसे हम संचार कहते हैं। दूसरी परिभाषा है संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों तथा भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान है। ठीक है। तो अब हम जानेंगे, हमने विकास संचार के बारे में पढ़ा, अब हम जानेंगे पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म क्या होती है। जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता एक सामाजिक गतिविधि है। ठीक है। आपने देखा कि एक पत्रकार जब आप न्यूज़ देखते हैं तो किस तरीके से अलग अलग माध्यम से हर लोगों तक मैसेज पहुंचाता है ना। तो जहाँ हम देखें कि पत्रकारिता का महत्व क्यों है, पत्रकारिता का महत्व इसलिए है कि आजकल की जो
पत्रकारिता है उसका उद्देश्य सिर्फ सूचना देने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक विकास में भी है। आप देखें तो आजकल सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और आप देखो काफ़ी सारी न्यूज़ चैनल्स हैं। तो जो पत्रकारिता का उद्देश्य है वो केवल मैसेज देना नहीं है, बल्कि उससे क्या होता है कि दूसरे जो व्यक्ति जिसको मैसेज पहुंच रहा है वो काफ़ी हद तक प्रभावित भी होता है, तो जो मैसेजेस भेजे जाते हैं उसके थ्रू। तो एक तरीके से सामाजिक विकास में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है पत्रकारिता का। और जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक है, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी जनता को पूरा हक है कि वो अपने को एक किसी भी उनको अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार होता है, अपनी मत प्रकट करने का अधिकार है, तो वो फ्रीडम है उनको। तो इसीलिए पत्रकारिता जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखें महात्मा गांधी जी के 3 उद्देश्य क्या हैं पत्रकारिता के लिए। सबसे पहला है पत्रकारिता का उद्देश्य जनता की इच्छाओं विचारों को समझना, उन्होंने व्यक्त करना। दूसरा उद्देश्य है जनता में वांछनीय भावना जागृत करना, यानी वांछनीय का मतलब होता है कि वो जो भावना उनके अंदर आप करना चाहते हैं वो भावनाएं, यानी जो मैसेज के थ्रू आप समझाना चाहते हैं वो उन्हें अच्छे से समझ में आए। तीसरा जो उद्देश्य है वह सार्वजनिक दोषों को नष्ट करना, यानी मैसेज पहुंचाने के साथ साथ जो अगर कोई दोष है जो पूरी सार्वजनिक तौर से फैला हुआ है तो उसको नष्ट करना, यानी एक तरीके से हमारा जो मैसेज का उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। तो संचार का महत्व क्या है बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है जानना कि संचार का क्या महत्व है, कम्युनिकेशन हम क्यों कर रहे हैं, उसका महत्व क्या है। सबसे पहले जो हम संचार करते हैं वो हमें प्रौद्योगिकी की जानकारी देता है, उन्नति करने में समाज में बहुत हेल्प करता है। जैसे कि आप देख रहे हो नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नई चीज़ें आती हैं, तो हम संचार के थ्रू ही एक दूसरे तक उस मैसेज को पहुंचा पाते हैं। दूसरा, ये सरकारी और गैर सरकारी जो संगठन होते हैं उनके बीच समन्वय को बढ़ाते हैं। वर्तमान में हो रहे अच्छे व बुरे क्रियाकलापों की भी जानकारी देते हैं, क्या क्या अराउंड द वर्ल्ड हो रहा है सब जगह। उसके अलावा सभी किसी भी स्तर पर सही निर्णय लेने के लिए विषय से संबंधित तथ्यों एवं पर्याप्त सूचनाओं का ज्ञान अनिवार्य है। तो यानी इसका अर्थ ये है कि अगर आपको कोई तथ्य नहीं पता या कोई सूचना नहीं पता और आप गलत सूचना या गलत मैसेज दूसरे को दे रहे हो तो वो गलत मैसेज सेंड करेगा, यानी वो सही नहीं है। जैसे कि आप आजकल देखते हो कितनी सारी फेक न्यूज़ आती हैं जो कि गलत साबित होती हैं, कुछ और लोग बना के किसी चीज़ का कुछ और ही पेश करते हैं और गलत मैसेज भेजते हैं। तो ये एक गलत है संचार प्रणाली है, यानी हमें पहले ज्ञान होना चाहिए कि हम क्या सूचना और तथ्य के आधार पर बोलना चाह रहे हैं या मैसेज भेजना चाह रहे हैं। दूसरा, राष्ट्रीय एकता में सहायक होती है, यानी अगर हम संचार करेंगे अच्छे संचार में अच्छे मैसेजेस तो ये एक राष्ट्रीय एकता में सहायक करती है, विकास में सहायक होती है ना। और हम देखें जैसे दूरदर्शन, रेडियो मनोरंजन भी है, साथ साथ ही शिक्षा भी प्रदान करता है। उसके अलावा विकास संचार तथा पत्रकारिता छात्रों के उद्देश्य की जानकारी प्रदान करने में विकास में सहायक होती है। ये तो आप अच्छे से जानते हो क्योंकि आजकल आप भी जो है इसी संचार के माध्यम से पढ़ रहे हो। तो विकास संचार और जो पत्रकारिता है उसमें जो है वर्तमान को भूतकाल और भविष्यकाल से जोड़ा जा सकता है और ज्ञान जो है बढ़ाने और व्यवहारिक कौशलों को सुधारने में सहायक होता है। ठीक है, यानी मैं कोई भूतकाल के अपने भविष्य को आपके साथ शेयर करूं जो आपके भविष्य काल में आपके लिए हेल्पफुल होगा, है ना। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंस या महत्व है संचार के, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको इन्हें अच्छे से समझना है। उसके अलावा बच्चों देखो कुछ छोटी परिभाषाएं जो हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा संचार के बारे में, तो हम पढ़ेंगे विकास क्या है। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं निरंतर चलने वाली, से मतलब बच्चों विकास जो है वो हमेशा होता ही रहता है, यानी सिंस द डे जब आप पैदा होते हैं तब से लेकर के जब तक आदमी की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक कोई ना कोई रूप में विकास होता ही है। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे आर्थिक विकास हो,
चाहे सांस्कृतिक जीवन में विकास हो, चाहे वो इमोशनल यानी आपकी मानसिक विकास हो, है ना। तो हर तरीके का विकास है जो निरंतर चलता है। तो इसलिए विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके द्वारा मनुष्य सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में बिना किसी शोषण, हिंसा या भेदभाव के सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। इसके अलावा जो दो, अगर आप देखो विकास की परिभाषाएं, तो आप ये भी लिख सकते हो कि किसी भी देश के लोगों को भौतिक, सामाजिक व राजनीतिक स्तर पर सकारात्मक बदलाव जो होता है वो विकास ही है। यानी अगर आप देखो तो विकास का दूसरा मतलब है सकारात्मक वे में जाना, यानी सकारात्मक बदलाव। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विकास पत्रकारिता क्या है। विकास पत्रकारिता से मतलब है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। इससे हमारा मतलब है समाचार पत्रों में विकास संबंधित लेखों और खबरों में को प्रमुखता से छापना ही विकास पत्र रहता है। यानी जो न्यूज़ चैनल या जो अखबार वगैरह हैं उनमें हमें ऐसा मटेरियल देना है जो लोगों के विकास में हेल्प करे। यानी काफ़ी जैसे लोग सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं और विकास के बारे में बताते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं, जो दूसरे को प्रभावित करती हैं विकास के लिए। उसके अलावा विकास संचार क्या है? किसी भी प्रकार के विकास के लिए संचार के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग विकास संचार कहलाता है। यानी कि कोई भी तरीके का विकास अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन कौन से संचार माध्यम यूज़ करते हैं, तो कौन कौन से विचार विभिन्न जो माध्यम है, अभी हम बताएंगे आपको कौन कौन से माध्यम है। तो वो माध्यमों का सबका प्रयोग करना विकास संचार कहलाता है। यानी संचार किस चीज़ के लिए? विकास करने के लिए, है ना। तो ये विकास संचार कहलाता है। अगर आप आगे पढ़ें तो हम देखेंगे कि विकास संचार जो है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन शब्द को सबसे पहले 1972 में क्यू ब्रॉल ने यूज़ किया था, इस शब्द का उपयोग किया था। तो ये जो संचार विकास है, ये एक सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से प्रक्रियाओं, योजनाओं और संचार के सिद्धांतों को एक क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग करने की विधि है। यानी एक नियोजित ढंग से हमें अगर कोई परिवर्तन या विकास करना है तो हमें एक लक्ष्य निर्धारित करना होता है और उसी के हिसाब से हम नियोजित ढंग से जो है सारी योजनाएं बनाते हैं और एक क्रमबद्ध तरीके से उसका प्रयोग करते हैं। तो यही जो है वो विकास संचार कहलाता है। सबसे बड़ी बात इसकी क्या विशेषताएं हैं? सबसे बड़ी बात ये जो है, जो पिछड़ा समाज या लोग हैं या समुदाय हैं, उनके विकास के लिए बहुत सहायक होता है। दूसरा, लोगों को जागरूक और शिक्षित करने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है, ताकि लोग जो हैं वो इस कोई भी सूचना जो हम दे रहे हैं उसके लिए शिक्षित और जागरूक हों। उसके अलावा इसमें कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित होते हैं? यानी वही क्षेत्र जिन क्षेत्रों में हमें विकास चाहिए, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, जनसंख्या वृद्धि और संचार, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, ग्रामीण और पर्यावरण के क्षेत्र में, है ना। तो ये जो है लोगों को बेहतर बनाने में और उनके संबंधों को बेहतर बनाने में सहायक होता है। उसके अलावा बच्चों, अगर हम नीचे आए, हम देखें रेड रिबन एक्सप्रेस। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। रेड रिबन एक्सप्रेस क्या है? यानी RRE की हम बात कर रहे हैं। तो रेड रिबन एक्सप्रेस जो है, एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये पहल शुरुआत की थी, जो कि नाको यानी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन जिसको हम कहते हैं, यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, NACO, नाको, तो उसके अंतर्गत हुई थी। और नेहरू युवा केंद्र संगठन, यूनिसेफ व UN एड्स आदि जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं और भारतीय रेलवे के सहयोग से इसको चलाया गया था पूरे देश भर में। तो इसके अंतर्गत एक विशेष ट्रेन की शुरुआत हुई थी और ये ट्रेन जो है पूरी कन्याकुमारी तक गई थी सभी राज्यों से होते हुए, और इसने 9000 किलोमीटर का सफ़र तय किया था और 180 स्टेशन पे इसको रोका गया था। क्या हमारा पर्पस था रोकने का? लोगों को जागरूक करना एड्स के प्रति। ठीक है, तो एड्स के प्रति हमने मैसेज पहुंचाया, यानी संचार किया। तो ये एक माध्यम था जिसके प्रति हम जिसके वजह से हमने संचार किया था। तो ये जो ट्रेन थी वो 8 डब्बे वाली प्रदर्शनी ट्रेन थी
और पहले 3 डब्बे में दृश्य और श्रवण के माध्यम से किया गया था और बाकियों में बताया गया था कि एड्स कब और कैसे आया, इसकी रोकथाम कैसे की जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य था लोगों में एड्स के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, दूसरा भेदभाव कम करना, उसके अलावा इसकी जानकारी देना कि उसको कैसे रोका जा सकता है, इसका क्या निवारण है, और अच्छी आदतों और जीवन शैली के बारे में लोगों को जागरूक करना। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। रेड रिबन एक्सप्रेस क्या थी, क्यों चलाई गई थी और किसके अंतर्गत, तो ये आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। नाको, ठीक है, नाको के अंतर्गत। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, यानी विकास संचार की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। बच्चों जैसे आप साधन के बारे में जानते हो कि कौन कौन से माध्यम से आपको कोई मैसेज मिलता है, यानी संचार कौन कौन से माध्यम से होता है, तो उसमें आता है टीवी, अखबार, है ना, रेडियो, पत्रिकाएं जो आप पढ़ते हैं। उसके अलावा इंटरनेट भी आजकल एक बहुत अच्छा सोर्स है। मोबाइल में आप इंटरनेट के थ्रू काफ़ी सारी नॉलेज ले लेते हो, काफ़ी मैसेजेस आपको मिल जाते हैं, तो ये भी एक संचार का बहुत अच्छा माध्यम है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या कौन कौन सी विकास संचार की विधियाँ हैं। तो उसमें हम 5 चीज़ें हमें याद रखनी है जो कि आई से शुरू होती हैं। 5 आई आपको याद रखनी है। पहला है इन्फॉर्म, दूसरा है इंस्ट्रक्ट, तीसरा है इंस्पायर, फिर इंस्टेंट एंड इन्वॉल्व, यानी ये 5 आई हैं। सबसे पहले हमारा आता है सूचित करना, यानी मैसेज भेजना। दूसरा अनुदेश करना, यानी उस चीज़ को हमें अप्लाई करना है। तीसरा प्रेरित करना, इंस्पायर करना मैसेज के थ्रू। चौथा है आग्रह करना। लास्ट है शामिल करना। तो विकास संचार के लिए जो विधियाँ अपनाई जाती हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहला है कैंपेन, ठीक है। कैंपेन यानी अभियान चलाना। आप देखते हो कि देश भर में कितने सारे अभियान होते रहते हैं, तो एक कैंपेन चलाना, अभियान चलाना। दूसरा है रेडियो और टेलीविज़न भी विकास संचार का माध्यम है जहाँ से विकास होता है। तीसरा है मुद्रण माध्यम, प्रिंट मीडिया, यानी जो भी आपको प्रिंट फॉर्म में मिलते हैं जैसे अखबार और ये मैगजीन्स वगैरह जो होती हैं। लास्ट आता है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इसमें वो सारी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी आ जाती हैं जो सूचना के संचार में हेल्प करती हैं, जैसे मोबाइल है आपका और जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल, है ना, ये सारी चीज़ें जो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभियान के बारे में। अभियान में क्या होता है आपने जाना है, जानते हैं अभियान क्या होते हैं। बैठकों, भ्रमण या लेख या फिर लिखित सामग्री के वितरण या प्रदर्शनियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रयास करना होता है। अभियान में हमें क्या करना होता है कि कई बैठकें या भ्रमण यात्राएं या कोई लेख सामग्री है उसका वितरण करना। तो यानी ये सारी क्रियाएं करके हम क्या कर रहे हैं, एक उद्देश्य को पाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। हमारा एक उद्देश्य है कि जैसे हमें जनता तक मैसेज पहुंचाना है कोई, है ना, किसी विकास के लिए मैसेज पहुंचाना है, तो उसके लिए हम अभियान कर रहे हैं, यानी बैठक कर रहे हैं, चाहे कोई सामग्री वितरण करें। आपने देखा होगा कई बड़े बड़े कैंपेन होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में, अगर हम यहाँ पे देखो कैंसर जन जागृति अभियान का चित्र दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हमें लोगों को जागरूक करना है कि अगर आप तंबाकू की लत या फिर सिगरेट पीते हो, कोई ऐसी नशा करते हो, तो उससे कैंसर होने की संभावना होती है। तो इसके लिए इस तरीके की लिखित सामग्री वितरित की गई, लोगों को बैठक करके समझाया गया, है ना। तो ये एक तरीके का क्या है, एक तरीके का विकास संचार की विधि है जिसमें हम कोई उद्देश्य के लिए ये सारी क्रियाएं करते हैं। तो अभियान एक गतिविधि है जिसमें हम पूर्व निर्धारित योजना के तहत, यानी हमने पहले से इस बारे में सोचा हुआ है कि हमने क्या करना है, किसी विशेष उद्देश्य हेतु जो है जनता को या लोगों को जागरूक करते हैं एकत्रित करके, ठीक है।
उसके अलावा बच्चों, किसी भी प्रकार के अभियान का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि जनता उस अभियान की से संबंधित विषय के प्रति जागरूक हो जाती है। यानी अगर आपके मोहल्ले में, क्षेत्र में कोई अभियान चल रहा है तो आप देखते हो कि कैसे एक दूसरे को बताते हैं हम लोग कि वहाँ पे ऐसा हो रहा है, इस चीज़ के लिए अभियान चल रहा है, तो हम लोग उस चीज़ के प्रति जागरूक हो जाते हैं। कई जगह छोटे छोटे नाटक या फिर लघु फिल्म वगैरह भी दिखाई जाती हैं, तो उनका जो प्रभाव होता है वो बहुत गहरा पड़ता है। जैसे कि अभी अगर आपने देखा होगा, जब भी आप पिक्चर देखने जाते हो पिक्चर हॉल में, है ना, मूवी देखने, तो उसमें दिखाते हैं कि तंबाकू का सेवन खराब होता है ना। तो ये इसी अभियान के तहत है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ठीक है। उसके अलावा बच्चों, अगला है रेडियो और टेलीविज़न। ये तो हम सभी जानते हैं, हम सभी ने रेडियो सुना है और हम टीवी देखते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इवन आजकल गांव गांव में भी, दूर दराज क्षेत्रों में भी टीवी है, तो ये एक मनोरंजन का साधन तो है ही। साथ में अगर हम देखें तो कई सारे हम विकास संचार के लिए भी इनका उपयोग करते हैं, है ना। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मास कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी बहुत सारे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें मैसेज पहुंचाना है कोई, तो हम इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता टीवी देखती है और रेडियो सुनती है। और जहाँ पे टीवी उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पे रेडियो एक बहुत अच्छा साधन है ना। तो ये रेडियो जो है संचार का एक चल माध्यम है, इसलिए आजकल रिक्शा, ऑटो, कार, बसों, आपने देखा होगा खूब रेडियो प्रयोग होता है। यानी कई जगह हम हर जगह टीवी लेके नहीं जा सकते, है ना। तो इसलिए रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो हम गाड़ी, रिक्शा वगैरह में ले जा सकते हैं। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कई ऑटो, बसेस वगैरह में रेडियो चलता है, एफएम वगैरह चलता है। उसके अलावा टेलीविज़न की अपेक्षा रेडियो सस्ता विकल्प भी है, ज़्यादा महंगा नहीं होता, निम्न आय वाला व्यक्ति भी खरीद सकता है। उसके अलावा ये एक अधिक सुगम संचार का माध्यम है, यानी हम इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग जिनको टीवी में चैनल बदलना नहीं आता, टीवी यूज़ करना नहीं आता, रिमोट यूज़ करना नहीं आता, वो लोग भी इसे केवल रेडियो भी बहुत आसान तरीका है किसी भी विषय को सुनने का। ठीक है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि क्या क्या रेडियो में कार्यक्रम आते हैं, नाटक, चित्र, कहानियाँ, समाचार, है ना, संगीत। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनमें कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अलावा जनहित संबंधी भी कुछ प्रोग्राम होते हैं, आपने देखा होगा, यातायात नियमों का पालन करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, सरकारी योजनाएं हैं, उनके बारे में हैं, कृषि योजनाओं के बारे में हैं। और अगर लोगों को किसी चीज़ के लिए जागरूक करना है तो ये सारे जो है कार्यक्रम चलाए जाते हैं रेडियो में। इसके अलावा बच्चों एक शब्द है समुदाय रेडियो, है ना। समुदाय रेडियो से मतलब होता है कम्युनिटी रेडियो। तो बच्चों, जैसा कि नाम कह रहा है, समुदाय रेडियो, समुदाय रेडियो से मतलब है जो किसी एक समुदाय के लिए है। ऐसा बच्चों क्यों हुआ, इसकी ज़रूरत क्यों हुई? क्योंकि हम भी जानते हैं कि हमारा देश जो भारत है वो बहुत सारी अदर लैंग्वेजेस में हम लोग बात करते हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि कोई एक भाषा में अगर कहीं पे मैसेज पहुंचाया जा रहा है तो वो दूसरे को समझ में आए। जैसे हम लोगों को अगर कोई पंजाबी में या तमिल में बात करे तो हम लोगों को वो समझ में मैसेज नहीं आएगा। तो इसीलिए जो समुदाय या क्षेत्र अलग अलग हैं, वहाँ पे अलग अलग हिस्सों में बांटा गया रेडियो को। और इसको आपने सुना होगा आकाशवाणी, है ना। आकाशवाणी की शुरुआत की गई, जिससे कि क्या है, ऐसे इसके अंतर्गत जो है रेडियो कार्यक्रमों को ऐसे सीमित क्षेत्र के दायरे में प्रसारित किया जाने लगा जहाँ की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति समान हो। तो इसको हमने स्थानीय रेडियो या फिर समुदाय रेडियो यानी कम्युनिटी रेडियो कहा। तो इसमें जो है लागत एक तो कम आती है, और दूसरों जो होता है वो स्थानीय लोगों वाला ही इन द्वारा ही चलाया जाता है। तो उनको ये सारी समस्याओं के बारे में पता होता है कि हमारे समुदाय में क्या समस्या है, हमारे क्षेत्र में क्या, कैसे समाधान निकालना है, क्या लोगों का
सोच है, वहाँ पे क्या मुद्दे हैं। तो ये जो है बहुत आसान तरीका था लोगों को जो है जागरूक करने का, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय लोग भी जो है कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। तो सरल शब्दों में अगर हम बोलें तो स्थानीय रेडियो उस क्षेत्रों के लोगों की आवाज़ बन जाता है। तो ये एक बहुत सारा अच्छी बात है कि वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनको भी इसकी वजह से रोज़गार मिलता है। जो नेक्स्ट है बच्चों, वो है आपका टेलीविज़न। टेलीविज़न के बारे में आप लोग ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से जानते हो। तो जो टेलीविज़न, सबसे पहले आपको ये बताना ये है कि टेलीविज़न एक बहुत ही मनोरंजक, हम सभी जानते हैं, ज्ञानवर्धक है। इसमें जनहित संबंधी सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे चैनल्स आते हैं, क्योंकि लोग अब जो है ज़्यादा ज़्यादा लोग टीवी देखते हैं। उसके अलावा बच्चों कई गैर सरकारी संस्थान हैं, आपने देखा होगा दूरदर्शन और कई ऐसे और भी अलग चैनल्स हैं जहाँ पे शैक्षिक कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, यानी शिक्षा भी दी जाती है। तो ये एक मनोरंजन साधन होने के साथ साथ एक ज्ञानवर्धक साधन भी है। तो सबसे पहले जो है टेलीविज़न के लाभ हमें सबको पता है, बेहतर साधन है, विश्व की जानकारी देखी जा सकती है, शिक्षा संबंधी जानकारी है, जो भी राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं हैं, राजनीतिक और सामाजिक या आर्थिक विषय है, सब चीज़ों की जानकारी मिलती है। दूसरा, हानियाँ भी हमें पता है टेलीविज़न की क्या है। एक तो ज़्यादा देखने से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता होता है ना, पड़ता है, समय की बर्बादी होती है और कई बार गलत प्रसारण जो है या आधा अधूरी प्रसारण जो है हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो बच्चों, यहाँ पे आपको साइड में एक चित्र दिख रहा है जो कि एजुसेट का चित्र है। तो सितंबर 2004 में जो है भारत ने अपने शिक्षा उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। ये एक पहला भारतीय उपग्रह है जिसे केवल शिक्षा के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने के लिए निर्मित बनाया गया, यानी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि भारत के दूर दूर के क्षेत्रों में जहाँ पे शिक्षा की आवश्यकता है वहाँ पे उसको उन आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। उसके अलावा बच्चों, अगर आप देखो तो प्रिंट मीडिया जो तीसरा साधन है, तो प्रिंट मीडिया जैसा कि नाम आपको दिख रहा है, प्रिंट मीडिया मतलब जो कि प्रिंट होगा, है ना। तो दैनिक समाचार पत्र जो हैं, खेल, फिल्म, बाजार के जो भाव हैं, राजनीतिक गतिविधियां, शहरों से संबंधित, ग्रामीण समस्याओं से संबंधित, इन सब समस्याओं के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। अच्छा, इनमें देखो ग्रामीण और कृषि से संबंधित समस्याओं के बारे में बहुत कम लिखा जाता है। कुछ ही क्षेत्रीय अखबार हैं जो इनको छापते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े अखबार हैं उनमें ज़्यादातर उसी क्षेत्रों के कार्यक्रम या उसी क्षेत्रों के बारे में लिखा जाता है। अगर आप सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक छतेरा गांव है। तो वहाँ पे एक परियोजना की शुरुआत हुई थी 1970 में, 1969 में। ये एक उत्तर पश्चिम दिल्ली में एक छोटा सा गांव है। तो हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने अखबार में वहाँ के लोगों के ऊपर छापना शुरू किया था। और फिर धीरे धीरे जो है गांव के बारे में अनेक जानकारियाँ जब उसमें आने लगी कि वहाँ की जो समस्याएं हैं बिजली पानी वगैरह की, और फोटो वगैरह उसमें छापी गई थी। तो जैसे ही वहाँ के स्थानीय नेताओं ने अखबार में इस विषय में देखा, तो वहाँ पे उनकी समस्याओं के लिए कार्य करना शुरू किया और वहाँ काफ़ी सारे सुधार किए, है ना। तो उस गांव में बहुत सारी सुविधाएं दी। तो इससे हमारा क्या मतलब है, इससे हमारा मतलब है कि जो अखबार हैं जो गांव की समस्याओं के बारे में लिखते हैं, तो उससे क्या लाभ होता है, यानी मुद्रण जो माध्यम है प्रिंट मीडिया, उससे भी जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव यानी प्रभावशाली तरीके से विकास किया जा सकता है। उसके अलावा बच्चों, हमें आजकल पता है टेलीफोन है हमारे पास और ईमेल है, ईमेल का ज़माना है। तो ये भी एक तरीके का क्या है, कंप्यूटर इंटरनेट संबंधी ज्ञान जिसके लिए ज़रूरी होता है। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बन चुका है और ये भी जो है
प्रिंट मीडिया के अंदर आता है। तो ये भी बहुत ही हम देख रहे हैं आजकल हम कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके अलावा बच्चों देखो, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये है आईसीटीज, यानी ये जो सबसे लेटेस्ट आजकल चल रहा है वो ये शब्द है, जिसमें आपका सारा लेटेस्ट चीज़ें, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जो डिजिटल प्रसारण होता है, जो आपका जितनी भी टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू दिस इंटरनेट या फिर कंप्यूटर से है, नई जो जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है मोबाइल वगैरह में जो भी आती है, तो आज जो है ये सारी जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है, इसके द्वारा ही बहुत सारी सूचनाएं और जानकारियां प्रदान की जाती हैं। तो अगर आप देखो तो विभिन्न प्रकार की सेवाएं, देखो बैंकिंग है, शॉपिंग है, आप देखते हो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग हम मोबाइल में बैठ के करते हैं, है ना। तो बहुत सारे परिवर्तन जो हैं, विकास जो है क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने किया है। तो इसके अलावा बच्चों इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें देख देख दी हुई हैं, अगर आप इनको चाहो तो आप इनको भी पढ़ सकते हो। कि तमिलनाडु में अगर आप देखो एक पद्धति है, एस सस्टेनेबल पे एक्सेस इन रूरल इंडिया, यानी सारी एस से सस्टेनेबल, एक्सेस ए हो गया, आर हो गया रूरल और आई हो गया इंडिया, है ना। यानी सक्सेसिबल सस्टेनेबल जो एक्सेस कराई है रूरल इंडिया में, इस परियोजना की शुरुआत हुई। इसमें 80 टेली सेंटर खोले गए तमिलनाडु के गांव में, जहाँ पे लोगों को सिखाया गया कि कैसे इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी उन लोगों को ये शिक्षा दी गई। उसके अलावा बच्चों ज़मीनी स्तर पर जुड़ी महिलाओं का सशक्तिकरण, यानी एम्पावरिंग वुमेन एट द ग्रास रूट। इससे हमें क्या है, जो निर्धन महिलाएं होती हैं उनको रोज़गार देने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जो है टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल वगैरह के माध्यम से उनको एजुकेशन या शिक्षा दी गई। ठीक है, तो वहाँ पे उनको प्रशिक्षण दिया गया, विभिन्न केंद्र बनाए। तो इस तरीके से बच्चों, अब अगर हम देखें कि इस क्षेत्र में हमें क्या क्या ज्ञान और कौशल की ज़रूरत है, अगर आपको इस क्षेत्र में जीविका बनानी है, आगे जाके करियर बनाना है, तो सबसे पहले तो कॉग्निटिव स्किल्स होने चाहिए, यानी संज्ञानात्मक कौशल होना चाहिए। यानी आपको प्रभावी रूप से बहुत अच्छी तरीके से बोलना और लिखना आना चाहिए ना, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा सा होना चाहिए। तो हमारा देखो बच्चों, आपने देखा होगा टीवी में आते हैं, न्यूज़ चैनल्स में काफ़ी रिपोर्टर्स हैं, है ना, जो रिपोर्टिंग करते हैं, जो पढ़ते हैं, न्यूज़ रीड करके आपको बताते हैं। तो वो भी क्या है, वो उस क्षेत्र में ही इसी क्षेत्र में है, संचार क्षेत्र में। तो अगर आप देखो तो ये उनके अंदर ये संज्ञानात्मक कौशल होता है, यानी ये संज्ञानात्मक कौशल होना ज़रूरी होता है, ताकि आप उन संबंधित पक्षों को पढ़ के अच्छे से जनता के सामने प्रस्तुत कर सकें, इस प्रभावशाली तरीके से कि उन तक मैसेज भी पहुंच जाए और उनको आपके मैसेज से उनको कोई ना कोई प्रभाव भी पड़े। इसके अलावा तकनीकी कौशल आपको आना चाहिए, यानी अगर आप अ, उस क्षेत्र में हैं, जैसे कि हम कैमरा चलाते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, तो आपको वो टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं, तकनीकी चीज़ें, उनका ज्ञान होना चाहिए, उनमें कुशल होना चाहिए कि कैसे उनको यूज़ करते हैं, कैसे रख रखाव करते हैं, है ना। ऐसे ही रेडियो में आता है, आपका रेडियो स्टेशन में अगर आप जॉब करते हैं, वहाँ पे आपको आना चाहिए कि कैसे ट्यून करते हैं, कैसे अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सारी तकनीकी कार्य जो हैं, चीज़ें हैं, वो उनका ज्ञान होना चाहिए। उसके अलावा प्रश्न करने की क्षमता, आपने देखा होगा टीवी में, न्यूज़ चैनल में आते हैं ना, इंटरव्यूज़ होते हैं, कई रिपोर्टर्स इंटरव्यूज़ लेते हैं बड़ी बड़ी पर्सनालिटी का। तो इसमें प्रश्न करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी आपके अंदर ये होनी चाहिए क्षमता कि आप किसी समस्या को किस बेहतर ढंग से समझने में सहायक हैं, और कैसे आप एक प्रश्न बना के पूछते हैं प्रभावशाली तरीके से। उसके अलावा है विविध प्रकार के समूहों के साथ कार्य करने की क्षमता, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे एक अच्छा श्रोता होना भी बहुत ज़रूरी है, वक्ता होने के साथ साथ। तो इसीलिए जो है एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो लोगों की समस्याओं को समझ सके और दूसरों के साथ काम कर सके मिलकर, है ना, और ठीक ढंग से उसका समाधान निकाले, और अगर जनता तक मैसेज पहुंचाना है तो उसे सही तरीके से पहुंचाए। यानी
कोई भी फेक न्यूज़ ना पहुंचाए, कोई भी गलत आधी अधूरी नॉलेज ना पहुंचाए। उसके अलावा भाषा और कंप्यूटर कौशल, ऑफ कोर्स ये तो होना ही चाहिए। जिस भाषा में वो चैनल है या जिस भाषा में आप उस क्षेत्र के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। और जो है कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए कि कौन सा जो कंप्यूटर के बहुत बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, कोई चीज़ नोट कैसे करनी है, कंप्यूटर यूज़ कैसा करना है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो जो इस क्षेत्र में अगर अवसर, जीविका के अवसर हम देखें तो बहुत सारे अवसर हैं। आप चाहे तो किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में जीविका के विकल्प देख सकते हैं, है ना। अंतर्राष्ट्रीय जो भी संस्थाएं हैं, बहुत सारी नौकरियां वहाँ पे होती हैं इन परियोजनाओं को लेके, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई अभियान चलता रहता है, कोई ना कोई स्कीम्स सरकार चलाती है, तो उनके उसमें भी रोज़गार के बहुत अवसर होते हैं। उसके अलावा आप एक स्वतंत्र पत्रकार बन सकते हैं, किसी न्यूज़ चैनल में काम कर सकते हैं, आप स्वयं भी पत्रकार बन सकते हैं, अपना पत्रिका छाप सकते हैं। उसके अलावा परामर्शदाता के रूप में काम कर सकते हैं, अनुसंधान संस्थाओं में कार्यरत हो सकते हैं जहाँ पे रिसर्च वगैरह होती है ना, मीडिया से रिलेटेड। उसके अलावा आप जो है ये सारी समस्याओं में काम कर सकते हैं, दूरदर्शन, रेडियो, है ना, सामुदायिक अपने क्षेत्र का जो आपका वहाँ आकाशवाणी है उसमें काम कर सकते हैं, रेडियो जॉकी के रूप में काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा एफएम में आता है, कितने अच्छी तरीके से वो लोग बोलते हैं, उनकी बोलने की जो स्किल्स हैं, कौशल है, वो कितना अच्छा होता है। तो वो एक रेडियो जॉकी के रूप में काम कर सकते हैं। आपने सुना होगा एफएम में काफ़ी सारे आरजेज आते हैं, रेडियो जॉकीज, तो वो भी एक जॉब हो सकती है क्षेत्र में। उसके अलावा कई विकास संबंधी नीतियाँ जो अफसर बनाते हैं, तो उन अधिकारियों को तथा ज़मीनी स्तर पर कार्य करने वाले अफसरों को प्रशिक्षित कर सकते हैं कि किस तरीके से बोलना चाहिए। आप एक ट्रांसलेटर का काम कर सकते हैं जो मैसेज पहुंचा सकता है इधर से उधर, है ना, एक मीडियम का काम कर सकते हैं। तो इस क्षेत्र में बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर इसी के साथ अभी जो है ख़त्म होता है। ऑल दी बेस्ट, आपको सारे चैप्टर्स करने हैं ख़त्म, ठीक है।